युग परमार, जमुना दास सर, मनीष उपाध्याय, नमस्कार सर, अनुप्रीता टंगसाले, गुड टू सी यू सर। थोड़े और दोस्त आ जाए तो हम लोग फिर हमारा सेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। नीरज पारेख वेलकम, सागर साजी कदम वेलकम। हम लोग 2 मिनट और वेट करते हैं। एग्जैक्ट 6:05 को हम शुरू करेंगे। विजय गुप्ता गुड इवनिंग, जयदेव तेवर गुड इवनिंग, कृणाल गुड इवनिंग। युग परमार ने रिक्वेस्ट की है कि नाटक की मैं एक लाइन सुनाऊं, लेकिन आज वो पॉसिबल नहीं है। आज मैं मेरे एक्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आज का जो हमारा जो एजेंडा जो है, आज का जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो मुझे उसके ऊपर बात करनी है। प्लीज़ मुझे मेरे डायलॉग सुनाने की कोई रिक्वेस्ट ना करे। दिलीप ठक्कर गुड इवनिंग सर फ्रॉम अहमदाबाद। गोपी, वाह वाह वाह, गोपी डाइनिंग हॉल में मैंने बहुत खाना खाया है। लास्ट टाइम जब रश्मिन भाई के साथ हम लोग आए थे, खिचड़ी खाई थी हमने, बहुत अच्छी थी। भावेश जय संगावत गुड इवनिंग। युग परमार आई एम योर बिगेस्ट फैन। भाविन गंगर गुड इवनिंग। सार्थक गुड इवनिंग। तो अब मैं और अभी 1 मिनट के बाद हम शुरू करेंगे ताकि और भी दोस्त जुड़ जाए। अमित सिंह शाह फ्रॉम साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुड इवनिंग। विनय जोशी नमस्ते, जय श्री कृष्ण। केयूर शेठ एकदम मजामा केयूर भाई। महेश आर मांजावाला, संजय भाई नाइस टू सी यू ऑन दिस लाइव डिस्कशन। अमित शाह गरमाज रेवानू नाइस वीडियो, थैंक यू अमित भाई, थैंक यू। दिलीप ठक्कर थैंक यू सो मच सर। सी मोर वखाणेली खिचड़ी विल डू बेटर सून। मैंने समझाया नहीं, वखाणेली खिचड़ी विल डू बेटर सून समझाया नहीं। एनीवे, आज का जो सब्जेक्ट है वो गुजराती थिएटर इन कंपेयर टू हिंदी थिएटर, उसके बारे में मैं ये बात करने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे कोकोनट थिएटर पे बहुत सारे हिंदी भाषी लोग आते हैं, क्योंकि कोकोनट थिएटर जो है वो हिंदी रंगमंच को बहुत ही ज़्यादा कैटर करता भी है। तो मैं इसलिए आज हिंदी में मैं बोलने वाला हूँ, और सब्जेक्ट भी जो है वो हिंदी थिएटर को कनेक्ट करता हुआ ही मैंने ये पसंद किया है। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जो गुजराती लोग हैं उनको मेरे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे नॉन गुजराती है वो लोग मुझे इश्क में पाइप काटते हुए, या मन का फोटोग्राफर, या छिछोरे का मम्मी का फादर, इस तरह से मुझे पहचानते हैं। लेकिन मेरी वो पहचान नहीं है। नॉट दैट कि आई एम अशेम्ड ऑफ ऑल दिस फिल्म्स, लेकिन मेरी जो मूल पहचान जो है वो थिएटर से है, और उसी की मैं बात करने वाला हूँ आज। एक तो मैं सबसे पहले इरफान खान और ऋषि कपूर जी, इन दोनों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोनों
सबके सुख शांति के बारे में मैं भगवान से प्रार्थना करके आज का सेशन में शुरू करता हूँ। दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मैंने अब तक टोटल 98 प्लेज प्रोड्यूस किए हैं और 41 साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ और कांस्टेंट मैं थिएटर कर रहा था। हिंदी फिल्में जो मैंने की है या सीरियल की है वो सारा जो है वो थिएटर में मेरे पास जब वक्त होता था तब मैंने किया है। थिएटर को छोड़ के मैंने कभी भी ये सब नहीं किया है। और 98 प्लेज मैंने प्रोड्यूस किए हैं और टोटल 37 प्लेज में मैंने एक्टिंग की है। इस वक्त मेरे कुल 4 नाटक गुजराती थिएटर पे चलते हैं। एक तो मेरा प्ले जो कॉमेडी प्ले है बहिराओनो बाहुबली, जिसमें मैं मेन लीड करता हूँ। मेरा एक और प्ले है दे ताड़ी कोना बापनी दिवाली, जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, उस पर भी मैं एक्टिंग करता हूँ। उसके अलावा रोहिणी हतंगडी जी के साथ नौकरानी प्ले अभी मेरा चल रहा है और एक और प्ले मेरा चल रहा है बंद होठनी वात। तो इस तरह से अभी मेरे 4 प्लेस चल रहे हैं। मेरे कभी ना कभी मतलब आप देखेंगे कि 3-4 प्लेस मेरे चलते रहते हैं। साल के 6 प्लेस 4 से 6 प्लेस में मैं प्रोड्यूस करता हूँ। और हिंदी थिएटर मैंने किया है, इंग्लिश थिएटर भी मैंने किया है। हिंदी प्लेस मैंने प्रोड्यूस किए। जया बच्चन जी के साथ मैंने प्ले किया है माँ रिटायर होती है, और दूसरा प्ले था डॉक्टर मुक्ता। माँ रिटायर होती है मराठी ओरिजिनल आई रिटायर होते का हिंदी वर्जन था। पहले मैंने वो प्ले गुजराती में किया था, विच मेड माई फॉर्च्यून बा रिटायर थाई छे। उसके बाद उसी प्ले को मैंने हिंदी में किया जया बच्चन जी के साथ। उसके अलावा एक और प्ले मैंने जया जी के साथ किया डॉक्टर मुक्ता। वो प्ले भी मराठी का वसंत कानेटकर जी का अखेरचा सवाल का हिंदी रूपांतर था। दोनों प्ले काफ़ी कामयाब हुए। दोनों प्ले लेकर हम लोग अमेरिका, लंदन और दुबई की टूर पर गए थे। तो दोनों प्ले मैंने हिंदी में किए हैं जया जी के साथ। जो हिंदी के हार्डकोर थिएटर वाले उसे स्टार थिएटर कहते हैं, और उसमें से भी कई लोग जो है वो इस तरह के थिएटर को खारिज कर चुके हैं। ये तब की बात है। उसके अलावा मैंने शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ प्ले किया है पति पत्नी और मैं। उसके भी हमने बहुत सारे शोज किए हैं। जीनत अमान के साथ मैंने एक प्ले किया था चुपके चुपके। उसके अलावा मैंने जावेद जाफरी जी के साथ काम किया है। मेरा एक प्ले था हम ले गए तुम रह गए, जो मेरे अगेन ओरिजिनल मराठी प्ले सही रे सही का गुजरातीकरण पहले गुजराती में मैंने किया था, अमे ले गया तमे रही गया, और बाद में हमने हिंदी में उसे किया था जावेद जाफरी जी के साथ। हमें ले गया तमें रह गया में शर्मन जोशी ने उसमें मेन रोल किया था। तो इस तरह से हिंदी थिएटर से मेरा काफ़ी वास्ता रहा है। और इंग्लिश थिएटर भी मैंने किया है। 2 प्ले मैंने प्रोड्यूस किए हैं। पहला प्ले जो था वो था कैरी ऑन प्रोफेसर, विहंग नायक ने डायरेक्ट किया था, और हरीश पटेल और इम्तियाज़ खान वो दोनों मेन रोल में थे। और दूसरा प्ले मेरा जो था वो था गाइड टू दी मैरिड मैन। वो प्ले इकबाल ख्वाजा ने डायरेक्ट किया था। तो उस तरह से 2 इंग्लिश प्लेस किए। लेकिन ये 2 प्ले मैंने इंग्लिश में करने के बाद मैंने इंग्लिश थिएटर जो है वो मैं नहीं करूँगा ऐसी कसम खाई, क्योंकि इंग्लिश जो है वो मेरी लैंग्वेज नहीं है। मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है। तो उसकी वजह से होता क्या था कि मैं बहुत डायरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था।
और उसी की वजह से मेरी ये दोनों प्लेस जो है फ्लॉप हुई। मैं हमेशा, मेरे नाटक जब भी फ्लॉप होता है तो उस फ्लॉप का डिसक्रेडिट मैं ले लेता हूँ, और जब भी हिट होता है तो मैं उसका क्रेडिट मेरे राइटर डायरेक्टर को देता हूँ। तो इस तरह से मैंने इंग्लिश थिएटर भी किया है। हिंदी थिएटर और गुजराती थिएटर की मुझे आज कंपैरिजन इसलिए करनी है क्योंकि हिंदी थिएटर जो है वो कल का थिएटर है, आने वाला कल। हमारी गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, आसामीज़, ये जितनी भी वर्नेक्युलर लैंग्वेज है वो आज नहीं तो कल ख़त्म होने वाली है। और उसकी वजह ये है कि हम सबके बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनको अपनी मातृभाषा आती नहीं है। और जो नया जनरेशन जो आ रहा है उनका काम माँ बाप के साथ कम्युनिकेट करने का जो है वो थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी हिंदी में काम चल जाता है, इसलिए उनको अपनी मातृभाषा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि मराठी में अभी भी मराठी लैंग्वेज काफ़ी पावरफुल है, और उसकी वजह है उसकी यूटिलिटी। क्योंकि आज भी कोर्ट का काम हो या सरकारी कोई भी काम हो तो वो मराठी में ही होता है। ठीक उसी तरह से गुजरात में भी गुजराती भाषा अभी भी बोली सुनी जाती है, सीखी जाती है, क्योंकि वही चीज़ है कि सारा सरकारी काम जो है वो गुजराती में होता है। लेकिन गुजराती थिएटर का एक उसकी पिक्युलरिटी है। गुजराती थिएटर जो पनपा है वो मुंबई में पनपा है। उसकी वजह यह है कि जब ओल्ड थिएटर हम उसे बोलते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ओल्ड और न्यू थिएटर जैसा मुझे नहीं लगता है। जो आज का थिएटर है वही थिएटर ओल्ड जो जिसको बोलते हैं ओल्ड थिएटर, उसका रिफॉर्म्ड वर्जन है। तो आज अगर हम उसे ओल्ड कह रहे हैं तो कल आने वाली पीढ़ी हमें ओल्ड कहेगी, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है। उस ज़माने में जो ओल्ड पारसी थिएटर या ओल्ड गुजराती थिएटर जो है उसमें एक्टिंग जो है बहुत लाउड हुआ करती थी। उसकी वजह ये थी कि तब साउंड सिस्टम थी नहीं, तो आखिरी रो तक डायलॉग पहुँचे उसके लिए उस एक्टर को अपनी आवाज़ को बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता था, इसलिए उसको लाउड थिएटर कहा गया है। इसलिए उसको ओल्ड थिएटर, फिर जो नया थिएटर आया वो रिफॉर्म्ड हुआ। और नया थिएटर में ये हुआ कि एयर कंडीशन ऑडिटोरियम बनना शुरू हुए, उसके बाद उसमें अच्छी साउंड सिस्टम लगना शुरू हुई। वो यहाँ तक कि आज सब लोग जो है वो लेपल माइक यूज़ करते हैं। तो जो लोग लेपल माइक जो आज यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए तो थिएटर में अभिनय करना और भी सहज हो गया है। तो ये सारा रिफॉर्म है। जैसे भवाई का भी जो मॉडर्न फॉर्म जो है वो आज का थिएटर है। एक ज़माने में भवाई जो है वो किसी मैदान में या किसी गली नुक्कड़ पे लोगों को गोल खड़े रहकर हुआ करती थी, क्योंकि उस ज़माने में नाटकों के थिएटर ही नहीं थे, तो लोग कहाँ परफॉर्म करेंगे। तो फिर उसका फॉर्म, उसका जो सब्जेक्ट मैटर, उसके डायलॉग, वो सब भी उसी तरह के हुआ करते थे। तो थिएटर ही है, सिर्फ उसमें रिफॉर्मेशन होते हैं। आज का थिएटर जो है उसमें भी रिफॉर्मेशन होने वाला है। बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, सबका नाम लेके मैं मेरा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। बहुत सारी बातें हमें करनी है और टाइम हमारे पास कम है। तो मैं तो हिंदी थिएटर और हमारे गुजराती थिएटर की जो कंपैरिजन जो करनी थी वो इसलिए थी कि हिंदी थिएटर आने वाला कल का थिएटर है, क्योंकि सरकारी भाषा जो है और हिंदी फिल्में जो है वो तो चलती रहने वाली है। इसलिए जो नई पीढ़ी है वो हिंदी उनको ज़रूर समझ में आएगी। शायद हो सकता है कि गुजराती समझ में न आए, मराठी समझ में न आए, उनकी मातृभाषा बंगाली समझ में न आए, आसामीज़ समझ में न आए, लेकिन उनको हिंदी ज़रूर समझ में आएगी, क्योंकि हिंदी फिल्में जो है वो बनती रहेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी थिएटर को जो है
उसको वो थिएटर गुजराती और मराठी जितना बिजी थिएटर नहीं है। वैसे मैंने सुना है बंगाली और आसामीज थिएटर भी बहुत ही बिजी थिएटर है, काफ़ी तादाद में लोग नाटक देखने के लिए आते हैं। ये मैंने सुना, मेरे पास ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है, आई एम सॉरी। लेकिन मराठी और गुजराती थिएटर में तो हूँ, मैं पला बड़ा हूँ और मराठी थिएटर से मैं काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मराठी के बहुत सारे नाटक मैंने गुजराती में किए, हिंदी में मैंने किए और मराठी थिएटर मैंने बहुत देखा है। तो मराठी और गुजराती दोनों एक लेवल पे थिएटर नहीं है। मराठी थिएटर काफ़ी वास्ट थिएटर है। उसकी वजह ये है कि मराठी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा प्रबुद्ध है गुजराती थिएटर के कंपैरिजन में। गुजरात में बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है पढ़ाई का महत्व थोड़ा कम है। हालांकि नई पीढ़ी का ऐसा नहीं है, अब वो लोग भी पढ़ने लिखने लगे और अच्छे अच्छे जॉब करने लगे हैं। आने वाला कल अलग होगा, लेकिन ये हमारे थिएटर की, जैसे कहते हैं ना कि थिएटर जो है वो समाज का आईना है और इसीलिए जैसा समाज होगा वैसे हमारा थिएटर होगा। तो अब इश्यू क्या हो रहा है कि हिंदी थिएटर जो है वो ये सारे वर्निकुलर लैंग्वेज जितना कभी भी पनपा नहीं है। और उसकी सबसे पहली वजह यह है कि यूपी, बिहार, एमपी, ये जो सारे जो हिंदी भाषी जो प्रदेश है वहाँ पर सबसे पहले तो ऑडिटोरियम्स बहुत कम है। जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर में हम जाते हैं तो रविंद्र भारती करके एक ऑडिटोरियम है, मुझे लगता है कोई नया अभी ऑडिटोरियम वहाँ शायद हुआ है। हम लोग लखनऊ शो करने जाते थे तो वहाँ पर भी रविंद्र नाट्य मंदिर हुआ करता था, या भोपाल में एक ही ऑडिटोरियम है रविंद्र नाट्य मंदिर। ये सारा जो है वो मतलब मध्य प्रदेश में, यूपी में रविंद्र भारती के नाम का रविंद्र नाट्य मंदिर के नाम के बहुत सारे थिएटर है, तो भोपाल में है या, लेकिन ऐसे इक्का दुक्का थिएटर है। लखनऊ में भी एक थिएटर वो रविंद्र भारती जो बहुत बुरी हालत में था, मैंने वहाँ पर भी मेरे हिंदी नाटक का शो किया है और जया जी को बहुत बुरा लगा था कि ये क्या थिएटर की हालत हो गई है, और वहाँ के मेकअप रूम, बाथरूम वगैरह क्योंकि बिल्कुल भी मेंटेन्ड नहीं था। और दूसरा, अब बाद में कुछ एक साल, ये मैं 2000 के साल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर लखनऊ में गन्ना संस्थान करके एक थिएटर हुआ, कानपुर में भी एक थिएटर है, बिहार में पटना में एक ऑडिटोरियम है 3500 का। अब बोलो 3500 के ऑडिटोरियम में कौन नाटक करेगा। खैर मैंने शत्रुघ्न सिन्हा वाला नाटक वहाँ पर 2 बार परफॉर्म किया है, लेकिन ऐसे ऑडिटोरियम में नाटक नहीं हो सकता है। मैं ये 2005, 6, 7 तक की मैं ये बातें कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने हिंदी थिएटर करना छोड़ दिया था और गुजराती पे ही मैंने कंसंट्रेट किया था। तो उसके बाद वहाँ पर कितने थिएटर बने वो मुझे पता नहीं है, हो सकता है कि और 1-2 थिएटर बने हो। जैसे मराठी और गुजराती में क्या होता है, जैसे हम मुंबई को हम ले लेते, तो मुंबई में आज कम से कम 20 से 25 ऑडिटोरियम है। अगर आप जो है नरीमन पॉइंट से शुरू करते हैं तो एनसीपी है, टाटा थिएटर में 4 थिएटर है, फिर चौहान ऑडिटोरियम है, फिर भारतीय विद्या भवन, तेजपाल ऑडिटोरियम, नेहरू ऑडिटोरियम है, फिर घाटकोपर में झवेरबेन पोपटदार सभागृह है, फिर मुलुंड में कालिदास ऑडिटोरियम है, थाना में काशीनाथ घाणेकर है, गडकरी रंगायतन है, फिर और वेस्टर्न सबब में अगर आते हैं तो भाईदास ऑडिटोरियम है जो कि अभी बंद पड़ा है, उसका रिनोवेशन हो रहा है, कार पार्किंग वगैरह की बहुत तकलीफ हो रही थी और अभी वो कोरोना की वजह से वो सारा काम जो है वो रुका पड़ा है। लेकिन भाईदास आज नहीं तो कल बनेगा और अच्छा बनेगा, बड़ा बनेगा, और हो सकता है कि भाईदास में तब 1 से ज़्यादा थिएटर भी बने।
उसके अलावा फिर मलाड में थिएटर है एसपी ऑडिटोरियम, फिर बोरीवली में है प्रबोधन ठाकरे। तो इस तरह से बहुत सारे ऑडिटोरियम है। एक म्यूनसिपाल्टी जो है वो अभी ऑडिटोरियम बना रही है गोरेगांव में भी। तो एक तो थिएटर नहीं होगा तो फिर लोग परफॉर्म कहाँ पर करेंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा हिंदी थिएटर का प्रॉब्लम है। तो हिंदी भाषी इलाकों से जो थिएटर पनपना चाहिए वो पनपा नहीं है। दूसरी बात ये है कि एनएसडी और भारतेंदु और इस तरह की नाट्य शिक्षा पीठ जो है वो सब में भी जो थिएटर जो सिखाया जाता है वो थिएटर बहुत ही सीरियस थिएटर लोग सीखते हैं और उसका ज़्यादातर यूज़ जो है वो टेलीविज़न और फिल्मों में रोल पाने के लिए लोग करते हैं। और उसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि बंदा करेगा क्या, हिंदी थिएटर में आमदनी नहीं है तो फिर क्या करेगा वो, उसे फिर करना पड़ेगा। और हिंदी थिएटर जो है वो काफ़ी हद तक सीरियस थिएटर है। इंग्लिश थिएटर जो है उसमें कभी कभी बहुत अच्छे प्लेस होते हैं, बाकी इंग्लिश थिएटर भी ज़्यादातर कैंडी फ्लॉस थिएटर है। वो मतलब वहाँ पर ज़्यादातर कॉमेडीज़ होती है और उसमें भी ओरिजिनल कॉमेडीज तो होती नहीं है। हम लोग सैमुअल फ्रेंच पे एक ज़माने में बहुत डिपेंडेंट होते थे। सैमुअल फ्रेंच जो है वो एक पब्लिकेशन कंपनी है। हमारे गुजराती में 70s और मिड 80s तक सैमुअल फ्रेंच में कोई किसी राइटर की कोई किताब छपी तो वो हम लोग वो लेकर फिर उसके ऊपर प्ले करने की कोशिश करते थे। बाद में फिर हमारे जो राइटर जो थे वो भी काफ़ी ग्रो किया और उसके बाद फिर हमारा जो अवलंबन जो है वो सैमुअल फ्रेंच के जो स्क्रिप्टों के ऊपर हमारा रहा नहीं है। इंग्लिश में अभी भी जो रे कुनी जो है रे कुनी के प्लेज हमने भी बहुत किए हैं, बट इंग्लिश थिएटर जो है वो रे कुनी के थिएटर से काफ़ी हद तक प्रभावित है। और कभी कभी इंग्लिश में बहुत बड़े प्रोडक्शन होते हैं तो जो कि फिर वो प्रोडक्शन जो है वो कमर्शियली फिर वायबल हो नहीं पाते हैं और वो फिर पूरे इंडिया में वो जा नहीं पाते हैं और वो सब होता है। ऐसे नहीं होता है। थिएटर जो है वो आपको सिर्फ मुंबई में या कोई एक पर्टिकुलर ऑडिटोरियम में हो गया 50 शो कर लिए, इस तरह का थिएटर नहीं होता है। थिएटर जो है वो आपको अलग अलग जगह पे आपको लेकर जाना है आपको, यू नो। तो सबसे हमारा ये जो प्रॉब्लम था कि चूँकि हिंदी थिएटर की ऑडियंस जो है वो बहुत ही कम ऑडियंस है और इसीलिए हिंदी थिएटर का जो आईक्यू जो है, हिंदी थिएटर के जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छे उम्दा और काफ़ी क्लासी सब्जेक्ट है। मास के लिए हिंदी थिएटर में बहुत कम होता है और जो होता है वो फिर इंग्लिश थिएटर जैसा कैंडी फ्लॉस होता है। हमने किया था माँ रिटायर होती है, जो अपने आप में एक क्लासिक प्ले है जो फैमिली ऑडियंस को बहुत पसंद आया था। सारे मारवाड़ी लोग जो है, जो काफ़ी हद तक वो लोग हिंदी गुजराती बोलते हैं, जो मुंबई में रहने वाले मारवाड़ी वो सारे गुजराती बोलते हैं, जो मुंबई बाहर के लोग हैं वो सारे मारवाड़ी अपनी ज़बान को बोलती है, उसके अलावा वो हिंदी बहुत अच्छी बोल समझ सकते हैं। तो वो लोग जो है वो बहुत ही प्ले देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। पंजाबी कम्युनिटी वो हिंदी प्लेस देखने में, ये दोनों कम्युनिटी के पास पैसा है, लेकिन हम लोग जो है वो उनको कैटर नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम हमारा बेस नहीं बढ़ाएंगे और बेस बढ़ाने के लिए आपको आपके नाटकों का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको कमर्शियल करना पड़ेगा। जब जैसे कि हम लोग गुजराती में करते हैं, थोड़ा सा उसमें कॉमेडी भी हम ऐड करते हैं। और देखिए जहाँ पर भी बहुत बड़ा नगर बसा होगा तो उसमें गटर भी होगी, तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर भी सीरियस प्लेस कर सकते हैं, हम लोग भी सीरियस प्लेस करते हैं, लेकिन उसमें फिर एक
कॉमेडी का एक तड़का भी हम लगाते हैं और उसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। कभी कभी हमारे राइटर डायरेक्टर है वो एस्थेटिक खो बैठते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन उसके पीछे जो वजह जो होती है वो लोगों को एंटरटेन करने की होती है। और वो जब तक नहीं होगा वो थिएटर बढ़ेगा नहीं, पनपेगा नहीं। और बढ़ेगा नहीं, पनपेगा नहीं तो एक्टरों को, डायरेक्टरों को, राइटरों को, इन सब लोगों को फिर टेलीविज़न करना पड़ेगा या फिल्मों में काम करना पड़ेगा। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वह उनके पास जब फिल्मों से अगर फुर्सत होगी या टीवी से फुर्सत होगी तब जाके वो लोग जो है थिएटर कर पाएंगे। तो वो ऐसे नहीं होता। हमारे गुजराती में हम लोगों ने थिएटर के ही पैसे से हमने घर खरीदे हैं, हमने गाड़ियाँ खरीदी है, हमारा घर अच्छी तरह से चल रहा है। मेरी बात अगर देखो तो मेरी शक्ल सूरत आप देखेंगे, मैं कोई इतना बड़ा, मैं कोई मतलब फिजिकल अपीयरेंस मेरा ऐसा नहीं है कि लेकिन मैं भी सरवाइव कर गया हूँ यहाँ पर। इतने सालों से प्लेस प्रोड्यूस करता हूँ, नाटकों में मैं एक्टिंग करता हूँ, तो मैं सरवाइव कर सका हूँ मैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, आप सरवाइव कर सकते हैं। आप जो है थिएटर में रहकर या आप अपना घर बसा सकते हैं। एक रीजनेबली अच्छी लाइफ जो है वो आप जी सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 20-25 शो होते हैं। अच्छा, सोल्ड आउट शो जो हमारे जो चैरिटी शो है, जैन सोशल ग्रुप, जैन जागृति सेंटर, जो सारे ग्रुप जो है वो नाटक देखने के लिए ही बने थे। हालांकि वो सारे ग्रुप भी अभी टूट रहे हैं, लेकिन फिर हमारे पास आज गुजरात का बहुत बड़ा मार्केट है। गुजरात में हमारा, अगर आप बोरीवली को पार करें तो हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारा जो जाते हैं तो हमारे शोज होते हैं। जैसे दानू में हम शो पहले तो वसई और विरार में हम शो करते हैं। फिर रेगुलर बहुत सारे नहीं, बट साल में 2-3 शोज होते हैं वहाँ पर। वो आज 2-3 है तो कल जाके 30 भी होंगे, 20 भी होंगे। उसके अलावा दानू में शो होता है, बिल्ली मोरा में शो होता है, वलसाड़ में शो होता है, नवसारी में शो होता है। नवसारी में टाटा हॉल करके एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, एयर कंडीशन है, वहाँ पर हमारे रेगुलर शोज होते हैं। सूरत में 3 थिएटर अब तो हो गए, उसमें से एक थिएटर जो है वो रिनोवेशन में गया है, वो तोड़ के नया थिएटर और बड़ा पार्किंग वगैरह बनाएंगे। लेकिन 2 थिएटर है हमारे पास। संजीव कुमार के नाम का ऑडिटोरियम सूरत में बना हुआ है और सरदार स्मृति करके एक ऑडिटोरियम सूरत में है। तो सूरत में हमारे बहुत सारे शोज होते हैं। अंकलेश्वर में शो होता है, भरूच में शो होता है। भरूच में पंडित ओमकार नाथ के नाम से ऑडिटोरियम वहाँ पर बना हुआ है, तो वहाँ पर हम शो करते हैं। बड़ौदा में 3 थिएटर है, गांधीनगर गुरु, सयाजी नगर गुरु और दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम। उसमें से सयाजी नगर गुरु अभी रिनोवेशन में और 3-4-6 महीने में शुरू होगा। ये कोरोना की वजह से सारा जो मामला जो है गड़बड़ा गया, तो धीरे धीरे गाड़ी जो है पटरी पे आ जाएगी। तो वहाँ हम लोग शो करते हैं। बड़ौदा छोड़ के फिर हम लोग खंभात में करते हैं, आनंद में करते हैं, नडियाद, अहमदाबाद, गांधीनगर, जूनागढ़, राजकोट, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्र नगर, हिम्मत नगर, महसाणा, हम लोग कितना, मतलब कि देखिए कितनी जगह पे। तो अब ये गुजरात में अगर ये हो रहा है, उसी तरह से मराठी का भी है। मराठी में भी बहुत शोज होते हैं, इतनी टूर होते हैं, इतनी टूर वहाँ पर होती है मराठी में कि जिसकी कोई, आप उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और वहाँ पर भी जो छोटे गांव में ओपन एयर ऑडिटोरियम में 3-3 हज़ार लोग आते हैं देखने के लिए, और वहाँ पर, और थिएटर ने अपने स्टार क्रिएट किए हुए हैं। जैसे मराठी में प्रशांत दामले है, भरत जादव है, बहुत सारे स्टार्स उन्होंने थिएटर ने क्रिएट किए हुए। गुजराती में सिद्धार्थ रांदेरिया है, मैं हूँ, हम लोग जो है वो काफ़ी हम लोग क्राउड पुल कर सकते हैं।
मैंने नाटक, और ऐसा नहीं है कि हम लोग कॉमेडीज करते हैं। अब जैसे मेरा जो चेहरा मोहरा जो है, तो उसमें मैं अगर सीरियस करने जाऊंगा तो लोग मुझे जूते मारेंगे, तो मैं कॉमेडी करता हूँ। लेकिन मेरे प्लेस भले मैं कॉमेडी प्रोड्यूस करता होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे सीरियस नाटक मैंने किए हैं जिसमें हल्का सा कॉमेडी का तड़का भी होता है। और उसमें 98 प्लेज में हमने वेरियस सब्जेक्ट हमने लिए हैं। मैंने आज दोपहर को बैठ के मैंने एक लिस्ट बनाई कि मैंने सिर्फ बीमारियों पे मैंने 10 नाटक बनाए, सिर्फ बीमारियों पे, जिसमें एक लाली लीला करके प्ले था जिसमें सियामीज ट्विंस की बात थी, तो वो प्ले बहुत बहुत चला था। उसके बाद बुढ़ाई मारी सिक्सर, उसमें एक वृद्ध आदमी जो है वो मेंटली इल है और उसके ऊपर हमने प्ले किया था। बाद में एक मूर्ख ने एवी टेव, वो प्ले में ओसीडी का इश्यू था कि एक बंदे को ओसीडी है और फिर उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती है। बाने घेर बाबू आई, वो IVF ट्रीटमेंट जो है, जो कृत्रिम गर्भाधान, उसकी जो बात है वो हमने 2007 में वो प्ले हमने किया था। आज तो वो काफ़ी, अब वो जो सिस्टम जो है वो काफ़ी अभी तो फेमस हो गई है, लेकिन वो हमने किया हुआ था। उसके बाद हमने चिनी मिनी किया था। चिनी मिनी 2 लड़कियों की कहानी थी जो दोनों को जन्म से ही थैलेसीमिया था, और वो प्ले भी बहुत हमारा अच्छा चला था। फिर मिस फुल गुलाबी, उस पर सरोगेट मदर की बात थी। आनंद में एक अस्पताल है, अभी भी है, वहाँ पर फॉरेन से लोग आते हैं और जो हस्बैंड वाइफ दोनों जो है वो दोनों माँ बाप बनने के काबिल तो है, लेकिन मदर जो है वो उसका बच्चा पेट में रहता नहीं है। तो वहाँ पर एक पेट जो है, एक सरोगेट मदर को वो लोग उसका वॉम्ब भाड़े पे लेते हैं और फिर फिर वो बच्चा पैदा करती है और वो लोग लेकर चले जाते हैं। तो उसके ऊपर सब्जेक्ट था। उसमें कहानी बहुत अच्छी थी कि एक कपल ने ऐसा किया और बाद में वो बच्चा जो है वो रिटार्डेड निकला, और वो दोनों जो कपल जिनका ये बच्चा था वो लोग तो भाग गए अमेरिका। अब ये बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? तब वो सरोगेट मदर बोलती है कि ये बच्चा मेरी कुख से पैदा हुआ, मैं उससे उसका ध्यान मैं रखूँगी। वो गरीब औरत थी, लेकिन तो ये एक वो कहानी थी। उसके बाद ज़ीरो बनी यो हीरो, उसमें एक छोटा बच्चा है जो डेफ एंड म्यूट है, जिसके पास पाकिस्तान से आया हुआ एक आदमी, उसके पास जो है वो टेररिज्म करवाना चाहता है। उसको बॉम्ब उसके शरीर के ऊपर जो है बहुत सारे RDX लगा के उसको गणपति विसर्जन में वो भेजना चाहता है। तो इस तरह का सब्जेक्ट था। उसके अलावा जय श्री कृष्ण डार्लिंग, ये प्ले बहुत इंटरेस्टिंग था मेरा। उसमें एक आदमी की बीवी जो है वो वेंटिलेटर पे चली जाती है और डॉक्टर बोलते हैं कि अगर वेंटिलेटर पे उसको रखना है तो रोज़ का इतना खर्चा होगा, और वो कहता है कि मेरी बीवी जो है वो वापस आएगी, मैं वेंटिलेटर की स्विच, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बंद नहीं करूँगा। और फिर किस तरह से वो जुगाड़ करता है पैसों का, और फिर अल्टीमेटली पैसे खलास हो जाते हैं, नज़दीक के लोग भी हेल्प नहीं करते, और फिर उस तरह से ये जो उसकी बीवी फिर बाद में मर जाती है। उसके अलावा वहाँ की चूँकि लव स्टोरी हमने किया था, उस पर भी मेंटली चैलेंज एक आदमी की बात थी। हमने कुछ 1 साल पहले एक प्ले किया था, भारती बेन भूला पड़िया, उसमें गोपी देसाई जी ने काम किया था। वो जो प्ले था उसमें भी माँ जो है उसको अल्जाइमर की बीमारी है, और अल्जाइमर की जो बीमारी होती है उसमें इंसान सब भूल जाता है और फिर उसे पता नहीं होता है, मतलब उसने खाना खाया होता है फिर भी उसको लगता है कि मैंने खाना नहीं खाया है, और फिर वो खाते रहते हैं या कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं, उनको चैन से बांध कर रखना पड़ता है। अभी आप सोचिए कि एक बेटा जो है अपनी माँ को इतना प्यार करता है, उसको ऐसे हथकड़ी पहना के कैसे रख सकता है। तो उसके ऊपर वो प्ले था, और वो प्ले हमने जब किया तो कई लोग हमारे पास आए और बोले कि यार मेरे फादर को भी यही चीज़ है, वो ऐसे ही चले जाते हैं, मेरे मदर का भी ऐसा ही था। ऐसे कई लोग आए। तो ये बीमारी जो है वो वैश्विक बीमारी है और वो बहुत ही
कॉमन बीमारी निकली जो हमको लगता था कि अनकॉमन है। उसके बाद अभी मेरा एक प्ले चल रहा है बंद होठनी बात, उसमें भी एक डेफ एंड म्यूट लड़की है और वो लड़की जो है उसको एक डांस टीचर आके उसको डांस करना सिखाता है और वो लड़की जो है, जो डेफ एंड म्यूट लड़की जो है, वो बहुत ही दुखी है, बहुत ही क्रैंकी हो गई है, किसी के साथ बात नहीं करती है क्योंकि 3 साल पहले कुछ ऐसा वाकया हुआ है। और वो डांस डायरेक्टर जो है वो डांस सिखाने का एक बहाना था, सिर्फ उसके अंदर से वो सारी चीज़ें निकलवाता है और क्या क्या उसमें होता है और किस तरह से हमारी बेटियों के साथ घर में ही रह के क्या क्या होता है, उसकी वो कहानी है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे प्लेस किए। गुजराती थिएटर में प्रोफेशनल सेट डिज़ाइनर होते हैं। हमारे छेल परेश जो बंधु है, छेल भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और परेश भाई भी अभी है, लेकिन उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने 50 साल तक उन्होंने सेट डिज़ाइनिंग की। हमारे यहाँ सुभाष आसर है जो बहुत अच्छा सेट डिज़ाइनर है, और भी बहुत सारे सेट डिज़ाइनर नए नए आ रहे हैं जो सिर्फ थिएटर करते हैं। उसके अलावा सेट एग्जीक्यूटर है, हमारे यहाँ बॉक्स सेट होता है, मल्टीपल सेट होता है। हमारे यहाँ अभी एक प्ले चल रहा है सफरजन, वो प्ले जो है वो बहुत ही प्रोडक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, राइटिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा है। इसके पहले एक प्ले आया था कोड मंत्र। बात क्या है कि हिंदी थिएटर के लोगों को आसपास के दूसरे थिएटर देखने चाहिए। देखिए एक बात याद रखिए कि हिंदी फिल्म में आप जब काम करते हैं ना, तो आप जो होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बड़े दिखते हैं स्क्रीन पर। टेलीविज़न में जब आप काम करते हैं ना, तो आप जो भी है उससे बहुत छोटे दिखते हैं टेलीविज़न में। थिएटर ये एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें आप जैसे हैं वैसे ही आप दिखते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। मुझे कई लोगों ने बोला था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और FTI के अलावा और कौन सी इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि एक्टिंग जो है वो अगर आप में हो तो उसे बाहर लाया जा सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे एक्टर नहीं हैं तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट अच्छी एक्टिंग नहीं सिखा सकता है। वैसे अभी एक यहाँ मुंबई में कलीना यूनिवर्सिटी में ड्रामा का कोर्स शुरू हुआ है, कुछ 2-3 साल हुए हैं मेरे ख्याल से, वो एक अच्छा है। उसके अलावा साहित्य संघ मंदिर में जेहान मानेकशॉ एक ड्रामा स्कूल ऑफ मुंबई चला रहा है, वो भी अच्छा है। लेकिन अब मुझे ये कलीना का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जेहान मानेकशॉ स्कूल की फ़ीस 4.5 लाख रुपया है और वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वो आपको पढ़ाते हैं। थिएटर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सिर्फ उसमें एक्टिंग ही नहीं सिखाई जाती है, आपको अलग अलग एक्टिंग के अलावा और भी कोई अगर आपको कुछ और करना हो इसी फील्ड में तो वो भी आपको सिखाया जाता है। बट वही है कि फ़ीस उसकी बहुत ज़्यादा है, सब लोग शायद अफोर्ड न कर सकते हो। तो ये 2 इंस्टीट्यूशन है। अनुपम खेर की एक एकेडमी है, वो भी अच्छी है, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि कोई भी चीज़ जो है वो प्रैक्टिस के बिना अधूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो स्विमिंग में आप किताब पढ़ के आप सीख पाएंगे, आपको पानी में उतरना तो पड़ेगा ही ना। इसलिए स्विमिंग आपको हमेशा पानी के अंदर रहकर ही सिखाई जाती है, लेकिन एक्टिंग में ऐसा नहीं होता। ड्राइविंग जब आपको सिखाते हैं तो आपको गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और फिर आपको गाड़ी चलाना सिखाते हैं, तो एक्टिंग जो है वो, मान लो कि अगर आपने एक्टिंग सीख भी ली तो फिर वो परफॉर्मेंस आप दिखाएंगे कहाँ पर? आपको पता कैसे चलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो ऑडियंस तक पहुँच रहा है तो कैसे पहुँच रहा है, और जो वो भी जो हो रहा है वो, जैसे दिल्ली में रेपेट्री है, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप है, लेकिन वहाँ पर भी वो लोग ऑडियंस का कद नहीं बढ़ा पाए। दिल्ली में श्री राम सेंटर है, बाकी बड़े ऑडिटोरियम में प्रोसिनियम के नाम से एक कामानी ऑडिटोरियम है, तो वहाँ पर मतलब
हिंदी में वैसे बहुत अच्छे अच्छे अतुल कुमार का थिएटर बहुत अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का थिएटर हो जो मास के साथ डील करे। अतुल कुमार का प्ले थिएटर जो है वो क्लास को पसंद आता है और आम को भी पसंद आता है। तो क्लास और मास का एक अच्छा संयोजन, लेकिन वो हर बार नहीं होगा, आपको करते रहना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि नहीं मेरे पास जो है वो दोनों को पसंद आए ऐसे स्क्रिप्ट अगर आएगी तो ही मैं करूँगा, ऐसे नहीं होता। हम तो ये है कि मुझे तो कोई कहानी पसंद आई तो मैं मेरे राइटर विनोद सरवैया को बोलता हूँ, मेरे डायरेक्टर विपुल मेहता को मैं बोलता हूँ कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये कहानी मुझे पसंद है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। मैं कभी भी मेरे राइटर को पूरी बाउंड स्क्रिप्ट देने के लिए नहीं कहता हूँ। हम लोग 40 दिन रिहर्सल्स करते हैं और 40 दिन में पहला सीन हमारे पास हाथ में होता है, कहानी पूरी डिसाइडेड होती है, बाकी डायलॉग्स जो है और सीन के टुकड़े जो है वो राइटर और डायरेक्टर और अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग मिलकर हम लोग वो करते हैं। और वो माफ़ कीजिएगा, तो वो हम लोग रिहर्सल्स करते हैं और हम लोग प्ले ओपन करते हैं। ये करने की विद्या है। इट्स एक्टिंग और एनीथिंग, राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो स्किल जॉब है। जैसे सुथारी काम है, सुथारी काम में अगर आप किसी लकड़े के ऊपर अगर एक बार आपने रंदा मारा एक बार, वो उसके बाद जब दूसरी बार मारते हैं तो वो पहली बार से हमेशा अच्छा ही होता है। तो ये जो है वो स्किल जॉब है, उसको कांस्टेंट आपको करते रहना पड़ता है, नहीं तो नहीं होगा। आप बोलेंगे कि आप मुझे ऐसी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है कि जो मैं, अरे भैया स्क्रिप्ट प्ले उठाओ और करो, सिर्फ करो। फिर हो सकता है कि ऑडियंस गाली दे तो गाली भी खाने की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन थिएटर करते रहो। और मैं सारे हिंदी भाषी राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सबको मैं ये कहता हूँ कि पृथ्वी थिएटर में जब आप करते हैं तो एनक्लोज ऑडिटोरियम में, एरिना ऑडिटोरियम में, प्रोसिनियम नहीं है। तो वहाँ पर जो आप प्ले करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अंडरलाइनिंग जो है वो सिर्फ एक आपने सिर हिला दिया तो भी अंडरलाइन हो जाता है वहाँ पर, या वहाँ पर ज़्यादा लाउड एक्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। और अक्सर आप देखेंगे कि पृथ्वी में फ्राइडे सैटरडे शो करने के बाद जब आप संडे को रंग शारदा में शो करने जाते हैं तो एक्टर जो है वो फफला जाते हैं। कभी कभी प्ले अक्रॉस द फुटलाइट जाता ही नहीं, क्योंकि प्रोजेक्शन जो है वो पृथ्वी के हिसाब से किया गया है। और सिर्फ एक्टिंग के प्रोजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन का प्रोजेक्शन, कॉस्ट्यूम का प्रोजेक्शन, आपके म्यूज़िक का प्रोजेक्शन, इन सब की बात कर रहा हूँ। आज हमारे गुजराती नाटक में 70 क्यूज़ होती है म्यूज़िक की। हम लोग म्यूज़िक का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोसिनियम पृथ्वी थिएटर की हद जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर से तो प्रोसिनियम थिएटर की पहली रोज शुरू होती है। तो आपको उसके पार पहुंचाना चाहिए, और इसके लिए आपके पास प्रोफेशनल्स होने चाहिए जो हिंदी में डेवलप ही नहीं हो सके हैं। जैसे कि प्रोफेशनल म्यूज़िक ऑपरेटर है, कि ड्रेसमैन है, प्रोफेशनल लाइट ऑपरेटर है, बैकस्टेज वर्कर है। हमारे यहाँ बैकस्टेज वर्कर की फ़ौज है जो सिर्फ बैकस्टेज का काम ही करते हैं, और वो अपना काम बखूबी, उनको पता है कि कैसे बखूबी वो लोग अच्छा करते हैं, और उनको पता है क्या करना है, उनको एक्टर को कब क्यों देनी है, एक्टर को कब पानी देना है, वो उनको ठीक तरह से पता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, उसको हमारे यहाँ पर गुजराती नाटक को इंडस्ट्री कहते हैं। वैसे हमारा वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन इंडस्ट्री इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रोफेशनली आप हायर कर सकते हैं, जो हिंदी में वो चीज़ें बहुत कम होती। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ हिंदी भाषी स्टेट जो है एमपी, बिहार, यूपी, दिल्ली, इन सब जगह पे पहुँचे, और वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की म्यूनसिपाल्टी जो है वहाँ पर ऑडिटोरियम बनवाए। और ऑडिटोरियम सिर्फ नाटक करने के लिए नहीं होते हैं। अगर आपके शहर में ऑडिटोरियम होगा तो कोई स्कूल के लोग जो है वो अपने बच्चों का प्रोग्राम भी वहाँ पर रखेगा।
या कोई अपना किसी का सेमिनार करना हो तो वो भी वहाँ, तो उसके बहुत सारे यूजेस हैं। अगर होगा तो लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए थिएटर जो है, पहले थिएटर बनाने चाहिए और बाद में डेडिकेटेड टू थिएटर जो है वो ऐसे। और आप मैंने एक्टरों को, कई डायरेक्टर राइटरों को देखा है कि वो बोलते हैं कि हमें, अगर हमारा गुजारा थिएटर से चल जाए तो हमें और कुछ करना ही नहीं। तो उसके लिए हमें एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर खड़ा करना है हिंदी थिएटर, क्योंकि हिंदी थिएटर जो है वो कल का थिएटर है। और कल के थिएटर में मैं भी आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा अगर गुजराती थिएटर जो है वो अगर ठीक तरह से नहीं चला तो मुझे हिंदी थिएटर करने के लिए मेरे पास हिंदी थिएटर में कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी थिएटर, मैंने जो अब तक हिंदी थिएटर किया है वो सब फिल्म स्टार को लेकर किया है, इसलिए मैं सर्वाइव हो पाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई नए लड़के लड़कियों के साथ भी अगर मैं करूँ और मैं उसके साथ भी मैं सर्वाइव कर पाऊँ तो उस थिएटर का कोई मतलब है। मैं बहुत मैंने बोला है, 40 मिनट तक मैंने बोला। मैं जो है माफ़ी चाहता हूँ उन सारे हिंदी थिएटर के जो स्टालवर्ड से, जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, कि मैं कुछ ज़्यादा अगर बोल गया हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो मेरी समझ है वो मैंने आपके सामने रखी है। हो सकता है कि कुछ एक मुद्दों पे मैं गलत भी हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड थैंक यू, आप सब ने मुझे सुना। थैंक यू सो मच।